नायक स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आज आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुनाने जा रही हूं, जिसका नाम है नायक। आइए सुनते हैं नायक का पहला भाग। पहला भाग। आप कभी रोशनपुर नहीं गए होंगे। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। रोशनपुर स्टेशन से उतरकर सीधे कल्पना टॉकीज तिराहा चले जाइएगा। वहीं इलाहाबाद बैंक के पास ही मोहल्ला पातीराम कूचा है। यह मोहल्ला आगे जाकर कचहरी रोड पर खुलता है। इलाहाबाद बैंक की तरफ से पातीराम कूचा में घुसते ही सबसे पहला मकान अपने विधायक जी का ही है। वहां एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, जिस पर लिखा है विधायक निवास। इसके नीचे विधायक जी का नाम भी लिखा है। इसी मोहल्ले के बिल्कुल अंत में जाकर दीपक सक्सेना के मकान के ठीक सामने आपको एक आदमी बैठा मिलेगा। बिल्कुल लुंज-पुंज सा। न बेचारा ढंग से बोल पाता है और न ही ढंग से चल फिर पाता है। बेचारे को लकवा मार गया है। आपको वह बड़ी दयनीय निगाहों से देखता रहेगा। आपको पहचानने की कोशिश करेगा। अगर उसने आपको पहचान लिया तो वह आपको कुछ कहने और समझाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन आप उसकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। उसके मुंह से बस अस्पष्ट सी गो 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 की विचित्र सी आवाज निकलेगी। लेकिन उसकी सारी कहानी दीपक सक्सेना को मालूम है। अगर कभी आपको थोड़ी सी फुर्सत हो तो आप दीपक सक्सेना से उसकी कहानी जरूर सुनिएगा। बेचारे भले आदमी हैं। आपको शुरू से आखिर तक बहुत इत्मीनान से उसकी कहानी सुनाएंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कोई आदमी इतना कृतघ्न भी हो सकता है। न जाने कितने लोगों ने दीपक सक्सेना से उसकी कहानी सुनी होगी। मैंने भी इस कहानी का अंतिम अंश दीपक के मुंह से ही सुना था। बिट्टू बुआ के कमरे में बैठे बैठे मैं दीपक से उसकी कहानी सुन रहा था। अचानक मैंने पूछा, लेकिन यह आदमी तो अब चल फिर भी नहीं पाता है, फिर इसका खर्चा कौन उठाता होगा? कपड़े लत्ते, खाने पीने की व्यवस्था कौन करता होगा? दीपक बोला, यही अपने विधायक जी। ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। विधायक जी तो ऐसे आदमी नहीं थे। बचपन में मेरे साथ ही पढ़ते थे और इंटर की परीक्षा में नकल करने पर रुस्टिकेट कर दिए गए थे। इसी खुनस में तो उन्होंने प्रभुदयाल सर से मारपीट की थी, फिर पुलिस के डर से महीनों फरार रहे थे। मैंने कहा, लेकिन विधायक जी ऐसा कर सकते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। दीपक बोला, सच में ही हम इंसान को बहुत कम समझ पाते हैं। कल तक जो आदमी इसको जरा भी पसंद नहीं करता था, आज ठीक समय पर वही रोज इसके लिए नौकर से खाना भिजवा देते हैं। खाना ही क्यों, कपड़े लत्ते, दवाई आदि का प्रबंध भी तो वही करते हैं। और भला अब इस आदमी का इस दुनिया में है ही कौन? मैंने पूछा, वह क्यों? उन्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? दीपक बोला, यही बात तो मैंने भी एक दिन विधायक जी से पूछी थी। फिर उन्होंने क्या कहा? मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। यही कि इस आदमी ने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इसकी जिंदगी भर भी सेवा करता रहूं तो भी भला क्या इसके उपकार से ऋणी हो पाऊंगा? ये सुनकर भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, लेकिन इसके बीवी बच्चे, वे क्या इसका ख्याल नहीं रखते? खाना पीना, कपड़ा लत्ता नहीं देते? क्या इसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला विधायक जी के सिवाय और कोई नहीं है? दीपक बोला, छोड़िए साहब, एक अपाहिज से भला किसे इतनी हमदर्दी हो सकती है? ये तो अपने विधायक जी ही हैं, जो निभाए जा रहे हैं। फिर ऐसे आदमी से हमदर्दी रखना क्या ठीक बात है? सुनकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। लेकिन विधायक जी की पत्नी उस अपाहिज को देखते ही नाक भौं सिकुड़ने लगती। उनका बस चलता तो वह इसे जाने कब का इस मोहल्ले से बाहर फिंकवा देती। सच तो यह है कि दीपक से भी अच्छी तरह वे इस आदमी का इतिहास जानती हैं। इसलिए वे प्रायः उस रास्ते से गुजरने में भी संकोच करती हैं। वे जब भी उस रास्ते से गुजरती तो वह अपाहिज बड़े ही गौर से उन्हें देखता रहता।
कभी भी वह हाथ जोड़कर अपने माथे से बार बार लगाते हुए जोर जोर से आवाज लगाकर उन्हें कुछ बताने और समझाने की कोशिश भी करता, पर उसके मुंह से कुछ भी स्पष्ट निकल ही नहीं पाता था। बस केवल गूं 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 की अस्पष्ट सी आवाज ही सुनाई देती। उसके मुंह से हमेशा लार टपकती रहती। विधायक जी की पत्नी को उसे देख कर न जाने कैसी वितृष्णा सी होने लगती। वे दूसरी तरफ मुंह करके नाली में पिचर से थूक देती। उन्हें उस आदमी से न जाने कितनी घृणा थी और यह बात रोशनपुर का हर एक व्यक्ति जानता भी था। उनके साथ कभी भी उसका बेटा वैभव भी होता, उनका हाथ पकड़े वह मुंह पीछे किए हुए बहुत देर तक उसी अपाहिज को देखते हुए चलता रहता। विधायक जी की पत्नी उसे डांटती, ए वैभव, आगे देख कर चल, अभी गिर जाएगा। उसको क्या देख रहा है? पर वैभव तब भी उसकी तरफ देखता रहता। वह अपाहिज उसे देखकर हंसने की कोशिश करता, कभी भी हाथ का इशारा करते हुए उसे अपने पास आने के लिए भी कहता। वैभव कहता, मम्मी, पागल है न? शंकर की पत्नी कहती, हाँ है। तू उधर मत देख बेटा, आगे देख, अभी ठोकर लगी तो गिर जाएगा। लेकिन मम्मी, देखो न, वह मुझे ही बुला रहा है। विधायक जी की पत्नी बड़ी ही उपेक्षा से उसकी तरफ देखती। वह गुं 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 करके हाथ के इशारे से वैभव को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। ये देखकर गुस्से से विधायक जी की पत्नी की त्योरियां चढ़ जाती। वह वैभव को खींचकर अपने आगे कर लेती, पर वैभव को उसकी हंसी बड़ी विकृत सी लगती। वो उस समय 6 साल का था। वो कभी अकेला ही घर से बाहर निकल आता और मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ उधर ही आ पहुंचता। उस अपाहिज को तरह तरह से परेशान करके खिजाना और फिर मजा लेना उन बच्चों का प्रिय शगल था। जब वह उन्हें डांटने के लिए मुंह से गूं 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 की आवाज लगाता तो उन्हें बड़ा मजा आता। वे उत्साह में आकर उस पर पत्थर फेंकने लगते। वैभव भी उस शैतानी में शरीक होता। तब तंग आकर वह अपाहिज बेचारा किसी तरह चबूतरे से खिसक कर मकान की गैलरी में चला जाता और किवाड़ उड़का देता। लेकिन अपने विधायक जी उस अपाहिज की बड़ी चिंता रखते। वैभव या किसी और बच्चे को उस पर पत्थर मारते देख तुरंत डांट देते, क्यों दरिद्र नारायण को परेशान कर रहे हो? चलो यहाँ से बच्चों, दूसरी जगह जाकर खेलो। बच्चे विधायक जी को देखते ही तितर बितर हो जाते थे। वैभव कहता, पापा, पागल है न? हाँ, पागल तो है ही बेटा, पर किसी को पत्थर मारना बहुत बुरी बात है। उसे पत्थर मत मारा करो, दरिद्र नारायण को चोट लग जाएगी। तुम तो अच्छे बच्चे हो न? वैभव शंकर की गोद में चढ़ जाता, लेकिन पापा, वो हमेशा मुझे बुलाता क्यों रहता है? अरे, पागल है न? उसका दिमाग अगर ठीक होता तो उसकी ऐसी हालत ही क्यों होती? पर पापा, जब वो मुझे बुलाता है तो मुझे बहुत डर लगने लगता है, इसलिए मैं उसे पत्थर मारता हूँ। तब तुम उधर अकेले मत जाया करो, समझे? पर पत्थर मारने से तो उसे चोट लग जाएगी, तब मुझे ही उसकी दवा करवानी पड़ेगी। पर तुम उससे डरते क्यों हो? वह क्या तुम्हें खा जाएगा? विधायक जी वैभव को समझाते, पर मौका मिलते ही वैभव फिर बच्चों के साथ मिलकर वही हरकतें करता, जब तक कि वह अपाहिज तंग आकर घर के अंदर नहीं चला जाता। पर जब वैभव अकेला होता तो वह हमेशा उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता। उसे वैभव से पता नहीं न जाने कैसा लगाव था, पर वैभव कभी डर के मारे उसके पास नहीं जाता। दवा ही क्यों, दरिद्र नारायण के लिए दोनों समय का खाना भी विधायक जी को ही भेजना पड़ता था। और फिर उनके अलावा उस बेचारे का अब इस दुनिया में था ही कौन? विधायक जी ने अपने नौकर को हिदायत दे रखी थी कि ठीक समय पर दोनों समय जाकर दरिद्र नारायण को खाना खिला दिया करे। और एक खाना ही क्यों, समय समय पर कपड़ा लत्ता, उसे नहलाना धुलाना भी शंकर का नौकर दीनू ही आकर कर जाया करता था। शंकर ने सफाई कर्मचारी से भी कह रखा था, वह भी रोज आकर साफ सफाई कर जाता था। लेकिन विधायक जी की पत्नी को ये सब जरा भी पसंद नहीं था।
वे नाराज होकर कहती, क्या आपने ही दुनिया भर के दीन दुखियों, कुर्यपहिजों का ठेका ले रखा है। विधायक जी कहते, अगर हम लोग खाना नहीं भिजवाएंगे तो वह बेचारा मर नहीं जाएगा। इस दुनिया में अब इसका है ही कौन। तो मरने दो न उसे। हम ही क्या कोई इसके रिश्तेदार हैं जो इसकी चिंता करें। अरे भगवान ने जब हमें इतना सब कुछ दिया है तो 2 वक्त किसी को खाना खिला देने से कुछ घटता नहीं है। दुनिया में धर्म कर्म भी तो आखिर कोई चीज है। वे हंसकर कहते तो उनकी पत्नी बुरा सा मुंह बना देती। लेकिन छोड़िए साहब, अभी इस आदमी की कहानी रहने ही दीजिए। वैसे भी मेरी मुलाकात दीपक सक्सेना से सालों बाद हुई थी। आज से 32 साल पहले जब मैंने रोशनपुर छोड़ा था, तब कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक इतने दिनों बाद मेरा फिर से यहाँ आना होगा। तब रोशनपुर एक कस्बाई शहर था। शंकर ने ही इतने दिनों बाद किसी पत्र पत्रिका से मेरा पता लेकर मुझे एक खत डाल दिया था कि उसके बेटे की शादी है, मैं जरूर आऊं। खत के साथ ही शादी का कार्ड भी था। मैं भी उसका खत पाकर उत्सुकतावश रोशनपुर यह सोचकर चला आया था कि चलो इतने दिनों बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात ही हो जाएगी। दीपक मुझे पातीराम कूचे में घुसते ही मिल गया था। कुछ देर तो वह मुझे अजनबी की तरह देखता रहा, फिर थोड़ा नजदीक आकर बोला, अंकित हो ना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। अब वो काफी मोटा हो गया था, बढ़िया सा सूट बूट पहने हुए था। उस दिन सर्दी भी तो बहुत थी, शायद दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था। वह बोला, काफी बदल गए हो, तुम्हारे तो सारे बाल ही सफेद हो गए हैं। अगर शंकर कल तुम्हारे आने का जिक्र न करता तो मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। लेकिन मैं अब भी अजमेंस में था और उसे न पहचान पाने के कारण बहुत ही असुविधा सी महसूस कर रहा था। वह शायद मेरी स्थिति समझ गया था, इसलिए खुद ही अपना परिचय देते हुए बोला, पहचान नहीं पाए ना? मैं दीपक हूँ, दीपक सक्सेना। याद है न लड़कपन में हम लोग कितनी मस्ती किया करते थे। मैंने उसका हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए कहा, वाह, पहचानूंगा कैसे नहीं। तुम्हारी बिट्टो बुआ के कमरे में बैठकर तो मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनी थीं। बिट्टो बुआ की बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चल, मेरे घर चल। बिट्टो बुआ जी तो अब नहीं रही, पर उन्हीं के कमरे में बैठकर आज मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। हो सके तो उस पर एक कहानी लिखना या हो सके तो पूरा उपन्यास ही लिख देना। उपन्यास कहानियां भी तो सच्ची घटनाओं से ही प्रेरित होती हैं ना। वैसे भी अब तुम बहुत बड़े लेखक हो गए हो। तुम्हारी जब कोई कहानी किसी पत्र पत्रिका में छपती है तो हम रोशनपुर वाले बहुत ही चाव से पढ़ा करते हैं। तुम्हें तो हमेशा नए नए प्लाट की तलाश रहती होगी। मैंने हंसकर कहा, वह तो है, पर अभी तुम्हारे घर नहीं यार, अभी तो मैं सीधा शंकर के पास ही जाऊंगा। शाम को तो तुमसे मुलाकात होगी ही, तभी मैं तुमसे तुम्हारी कहानी सुनूंगा। तुम भी तो शायद कहीं जा रहे थे। मैंने उसे याद दिलाया। वह बोला, हाँ, कॉलेज। मैं भी तो अब उसी कॉलेज में टीचर हो गया हूँ जहाँ हम सब लोग कभी पढ़ा करते थे। वेरी गुड। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वह बोला, चल ना, आज की छुट्टी मार लूंगा। बेकार में ही बच्चों का क्यों नुकसान करेगा। शाम को तो हम लोग मिल ही रहे हैं। शंकर के बेटे की शादी में तो आ ही रहे हो ना। मैंने हंसकर उसका हाथ दबा दिया। वह बोला, हाँ, तब ठीक है, पक्का। पर 1-2 दिन तुझे मेरे घर भी रुकना पड़ेगा। सालों बाद तो तू आया है। अब पता नहीं इस जिंदगी में इसके बाद कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। पत्र पत्रिकाओं में कभी भी तुम्हारी कहानियां कविताएं पढ़कर ही हम लोग तुम्हें याद कर लेते हैं। सच तो यह है अंकित भाई, अब इतनी फुर्सत ही किसे है कि पुराने दोस्तों की खोज खबर ली जाए। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुझसे कहानी सुने बिना थोड़े ही जाऊंगा। आखिर बिट्टो बुआ का कुछ तो असर तुझ पर भी पड़ा होगा। वे भी तो बहुत लंबी लंबी कहानियां कई कई दिनों तक सुनाती रहती थीं।
फिर अब तो तू भी अध्यापक हो गया है, किससे कहानियां सुनाने में माहिर तो हो ही गया होगा। मेरी बात सुनकर वह हंसता हुआ चला गया और मैं बिट्टू बुआ की यादों में खो गया। सचमुच बिट्टू बुआ एक गजब की किस्सागो थी। उनसे सुनी कहानियां मुझे आज तक याद हैं। सच तो यह है कि अगर मैं छुटपन में बिट्टू बुआ से कहानियां नहीं सुनता तो मैं कभी भी लेखक नहीं बन पाता। तब क्या मैं नूतन की कहानी लिखने बैठता। लेखन के ये संस्कार मैंने बिट्टू बुआ से ही पाए थे। बिट्टू बुआ को न जाने कितनी कहानियां मुंह जबानी याद थीं। रामायण महाभारत के रोचक प्रसंग उन्हें रटे पड़े थे। वे कोई सा भी किस्सा लेकर बैठ जाती और हम सब लोग बड़ी उत्सुकता से घंटों बैठे उनसे कहानी सुनते रहते। कभी कभी बिट्टू बुआ अचानक पूछ बैठती, तुम लोगों ने वह श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी ही होगी। हम लोग हैरानी से कहते, नहीं तो बुआ जी। कौन श्रवण कुमार? सुनकर बिट्टू बुआ को हमसे भी अधिक हैरानी होती। वे कुछ नाराज होकर कहती, वाह, कैसे माँ बाप हैं तुम लोगों के। श्रवण कुमार की कहानी तो हर बच्चे को सुनानी चाहिए। हम लोग कहते, तो आप ही सुनाए ना बुआ जी, तभी तो हम लोग आपके पास आए हैं। बिट्टू बुआ कहती, तो ठीक है, आज श्रवण कुमार की कहानी ही सही। फिर बिट्टू बुआ श्रवण कुमार का किस्सा ले बैठती। वे तख्त पर गोल तकिया का सहारा लेकर आराम से बैठ जाती और कहती, तो सुनो बच्चों, ये सतयुग की कहानी है। तब श्रवण कुमार नाम का एक युवक था। बेचारे के माता पिता दोनों अंधे थे। वे देखने में एकदम असमर्थ थे। श्रवण की माँ बहुत ही कठिनाई से अपने बेटे को किसी तरह पाल रही थी। अंधे पिता भी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते। फिर बुआ जी, हम में से कोई पूछता। बिट्टू बुआ कहती, श्रवण कुमार को अपने माता पिता के कष्ट देखकर बहुत दुख होता। इसलिए थोड़ा बड़े होते ही वे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगे और अपने अंधे माता पिता की सेवा करने लगे। तब तो श्रवण कुमार बहुत अच्छे बच्चे थे, बिट्टू बुआ। मैं कहता। मेरी बात सुनकर बिट्टू बुआ मेरी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरने लगती। तब मैं था ही कितना बड़ा, 5वीं कक्षा में ही तो पढ़ता था। बिट्टू बुआ कहती, हाँ अंकित, श्रवण सचमुच बहुत अच्छा लड़का था। वह सुबह उठते ही अपने माता पिता की सेवा में लग जाता। उसकी अंधी माँ के खाना बनाते समय हाथ न जल जाएं, इसलिए वह बेचारा खुद ही खाना बनाता। माता पिता को खाना खिलाने के बाद वह बाहर मजदूरी करने चला जाता। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी श्रवण सोने से पहले रोज अपने माता पिता के पैर दबाता। तब तो उनके माता पिता श्रवण से बहुत खुश रहते होंगे, बुआ जी। दीपक पूछता। हाँ जरूर, उसके माता पिता को लगता कि उनके पूर्व जन्मों के सत्कर्म के कारण ही भगवान ने उन्हें श्रवण कुमार जैसा बेटा दिया है। भगवान ऐसी संतान सभी को दे। बिट्टू बुआ हम लोगों पर निगाह डालकर कि किसी को नींद तो नहीं आ रही है, कहानी आगे बढ़ाती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बच्चों कि एक दिन श्रवण के माता पिता ने सोचा कि अब उन्हें बेटे का विवाह कर देना चाहिए। श्रवण ने भी सोचा कि पत्नी आएगी तो वह भी माता पिता की सेवा करेगी। यही सोचकर वे विवाह के लिए राजी हो गए। विवाह के बाद तो सब बहुत मजे से रहने लगे होंगे बुआ जी। रमेश ने जवाब लेते हुए पूछा। नहीं बेटा, शायद श्रवण के माता पिता के भाग्य में सुख नहीं बदा था। श्रवण की पत्नी बहुत ही झगड़ालू थी। वो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी और दिन भर उनको खरी खोटी सुनाती रहती थी। श्रवण ने कई बार प्रेम से पत्नी को समझाया पर उसकी समझ में ही नहीं आया। जब एक दिन श्रवण ने उसको डांटा तो वह नाराज हो गई और घर छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। अचानक बिट्टू बुआ कहानी सुनाते सुनाते रुक गईं। हम कई बच्चे जवाब लेने लगे थे। राजेश तो कहानी सुनते सुनते सो ही गया था। मुझे लेकिन कहानी सुनने में बहुत मजा आ रहा था। मैं बिट्टू बुआ के एकदम पास बैठे बड़े ही ध्यान से कहानी सुन रहा था। आगे श्रवण के माता पिता का क्या हुआ, ये जानने की मन में बड़ी उत्सुकता थी। मैंने पूछा भी, फिर आगे क्या हुआ बुआ जी?
लेकिन बिट्टू बुआ जी बोली, अब आज नहीं, अब आगे की कहानी कल अंकु। देखो सबको नींद आ रही है। चलो, चलो, सब अपने अपने घर जाओ, बच्चों। बुआ जी की बात सुनकर हम लोग उन्नींदे से अपने अपने घरों को चल देते और घर पहुंचते ही चारपाई पर पसर कर सो जाते। ये हम लोगों के बचपन के दिन थे। उन दिनों किसी बात की चिंता फिक्र नहीं थी। वाह, कितने अच्छे दिन थे वे। सच कहूं तो मेरा रोशनपुर आना पूरे 32 साल बाद हुआ था। मैंने अपने बचपन के पूरे 10 साल यहीं पर काटे थे। हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई भी यहीं के दयानंद इंटर कॉलेज से की थी। 2 साल यहीं रहकर CPMT की तैयारी भी की थी। मैं जब भी अपने काम के सिलसिले में ट्रेन से दिल्ली जाता तो रास्ते में रोशनपुर स्टेशन पड़ता। ट्रेन वहां कुछ देर के लिए रुकती तो कई बार मेरे मन में आता कि चलो यहीं उतर लूं, एक बार अपने बचपन के पुराने दोस्तों से मुलाकात कर लूं। पर ऐसा हो नहीं पाता, मुझे हमेशा दिल्ली पहुंचने की जल्दी रहती। फिर मैं ये भी सोचता कि इतने सालों बाद इस रोशनपुर में मुझे कौन पहचानेगा। पता नहीं कौन कहाँ होगा। शुरू शुरू में जब मैं रोशनपुर छोड़कर लखनऊ चला गया था, तब मैं नियमित अपने मित्रों को पत्र लिखता रहता था। उनके भी पत्र आते रहते थे। रोशनपुर का हालचाल मालूम पड़ता रहता था। जिन दिनों में BSc करने के बाद हरिद्वार से BAMS कर रहा था, तब भी बहुत इच्छा होती कि चलो एक बार रोशनपुर जाकर दीपक और शंकर से मिलाऊं। जाकर देख तो आऊं कि क्या बिट्टू बुआ अब भी छोटे छोटे बच्चों को उसी अपनत्व से कहानियां सुनाती हैं। प्रभुदयाल सर अब भी बच्चों को मुफ्त में ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं। और आखिरकार रोशनपुर की उस रूपसी का अंत में क्या हुआ, जिस पर हम सब कॉलेज के लड़के उन दिनों मरा करते थे? क्या वह उसी विष्णु से शादी करके मजे की जिंदगी काट रही है? लेकिन अंततः मेरा रोशनपुर जाना नहीं हो पाया। एक बार जाने का कार्यक्रम बनाया भी तो पिताजी बेहद नाराज हो गए। बोले, ना ना, कोई जरूरत नहीं रोशनपुर जाने की। उन्हीं आवारा दोस्तों से मिलने जाओगे, जिन्हें गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं आता है। उन्हीं लोगों के साथ दिन भर घूम घूम कर ही तो तुम्हारा करियर बर्बाद हुआ है, नहीं तो MBBS में ही नहीं आ जाते। ये BAMS की डिग्री लेकर आगे जिंदगी में क्या करोगे? मेरी ही मति मारी गई थी, जो 10 साल तक रोशनपुर के जिला अस्पताल में बना रहा। पहले ट्रांसफर करवा लिया होता तो कम से कम तुम्हारा करियर तो सुधर जाता। उन आवारा लड़कों ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। एक वह लड़का था ना, क्या नाम है उसका? हाँ, शंकर था शायद। तुम्हारे उसी दोस्त ने तो तुम्हारे प्रभुदयाल सर को बुरी तरह से पीटा था। वाह, ऐसे लफंगे लड़कों से मिलने को तुम इतना व्याकुल हो। उनकी बात सुनकर मैं चुप लगा जाता। सचमुच पिताजी को मेरे MBBS में ना आ पाने का बहुत दुख हुआ था। इसी तरह हर बार मेरा रोशनपुर जाना टलता रहा और धीरे धीरे जीवन के 32 साल और निकल गए। एक दिन फिर सालों बाद पिताजी ने ही कहा था, सुना है तुम्हारा वह रोशनपुर वाला दोस्त शंकर विधायक हो गया है। राजनीति में क्या भरोसा, कल को मंत्री भी हो सकता है। तुम तो अक्सर अपने प्रकाशक से मिलने दिल्ली जाते ही रहते हो, कभी मौका मिले तो रोशनपुर उतरकर मिल लेना उससे। तुम्हारा तो वह बचपन का मित्र है। मैंने कहा, देखो, कभी मौका मिला तो देखूंगा। पिताजी उसकी तारीफ करते हुए बोले, शंकर तो शुरू से ही तेजतर्रार लड़का था। राजन गंगवार की किस तरह उसने बोलती बंद कर दी। देखना एक दिन मंत्री जरूर बन जाएगा। ऐसे लोगों से तो हमेशा दोस्ती रखनी चाहिए। समय पर बहुत काम आते हैं। नेताओं से बढ़कर इस देश में किसी के पास पावर नहीं है। छोटे मोटे काम तो इनके एक फोन करने पर ही हो जाते हैं। पिताजी की बात सुनकर उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। समय के साथ इंसान की विचारधारा किस तरह बदल जाती है। बिट्टू बुआ का कहानी सुनाना भी मुझे अभी तक याद है। बिट्टू बुआ दीपक के पिताजी गोपाल चाचा की बड़ी बहन थीं। उनके पति क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम में छिप छिप कर भाग लेते थे।
बिट्टो बुआ भी उनका साथ देती। अक्सर क्रांतिकारी अंग्रेजों को छकाने के बाद उनके यहाँ आकर शरण लेते। कई कई दिन वे उनके यहाँ छिपे रहते। फिर जब जरा माहौल शांत हो जाता तो वे लोग वहां से निकलकर दूसरी जगह चले जाते। प्रभुदयाल सर भी अक्सर उनके यहाँ आते। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते। दूसरे दिन फिर शाम ढलते ही हम सब पातीराम कूचा के बच्चे बिट्टो बुआ के कमरे में इकट्ठे हो जाते। और एक पातीराम कूचा ही क्यों, भवानी कूचा, सुहाग नगर, नवाब की हवेली आदि आसपास के मोहल्लों से भी बच्चे आकर बिट्टो बुआ के कमरे में डेरा डाल देते थे। हम लोगों को आगे की कहानी सुने बिना भला चैन कहाँ था। बकुल पूछता, अच्छा तो बुआ जी आगे क्या हुआ? बुआ जी गांव तकिया का सहारा लेकर अधलेटी हो जाती। फिर बकुल से पूछती, हाँ तो कल कहानी कहाँ तक पहुंची थी, बंकू? बकुल कहता, पत्नी के रूठकर मायके चले जाने से तो श्रवण को बहुत दुख हुआ होगा ना, बुआ जी? बकुल की बात सुनकर बिट्टो बुआ हंसने लगती, नहीं रे, बंकू, श्रवण कुमार आजकल के लड़कों जैसा नहीं था, जो अपने अंधे माता पिता को परेशान करने वाली पत्नी के लिए दुखी होता और उसके पीछे पीछे भागता फिरता। उसे तो केवल अपने माता पिता की चिंता थी। वो उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। वे भी श्रवण सा पुत्र पाकर खुश थे। एक दिन उन्होंने श्रवण से कहा कि उनकी इच्छा तीर्थयात्रा करने की है। लेकिन बुआ जी, श्रवण के माता पिता तो अंधे थे, फिर उसने उनको कैसे तीर्थयात्रा कराई होगी? नूतन ने पूछा। वह प्रकाश नारायण सर की लड़की थी। वह भी भवानी कूचा से जब तब कहानी सुनने आ जाती थी। हम सब लोग भी यही जानने के लिए उत्सुक थे। सभी दत्चित होकर कहानी सुन रहे थे। बुट्टो बुआ बोली, जहाँ चाह वहाँ राह। उन दिनों रेल, बस और कार तो होती नहीं थी। तब श्रवण कुमार ने एक अनोखी तरकीब निकाली। उसने 2 बड़ी टोकरियां ली और उन दोनों टोकरियों को एक डंडे के दोनों ओर टांग लिया। इस तरह उसने एक कांवर तैयार कर ली। वह किस लिए, बिट्टो बुआ? प्रदीप ने पूछा। वह इसलिए, जिससे वह अपने माता पिता को आराम से तीर्थ यात्रा करा सके। उसने एक टोकरी में अपनी माता और दूसरी टोकरी में अपने पिता को बैठाया और डंडे को अपने कंधे पर लादकर उन्हें तीर्थयात्रा कराने के लिए निकल पड़ा। वाह, ये तो उसने बहुत अच्छी तरकीब निकाली। हाँ, इस तरह वह उनको कई तीर्थों पर लेकर गया और वहां का सारा विवरण अपने माता पिता को बोल बोल कर सुनाया। इस तरह से वे बड़े मजे से श्रवण की आंखों से तीर्थ के दर्शन कर रहे थे। एक दिन जब श्रवण एक जंगल से होकर गुजर रहा था, उनके माता पिता को प्यास लगी और उन्होंने श्रवण से पानी लाने को कहा। कांवर को एक वृक्ष की छांव के नीचे रखकर श्रवण कलश लेकर पानी लेने चला गया। उन्हें पास ही एक तालाब दिखा, जिसमें एकदम साफ पानी था। फिर क्या हुआ बुआ जी? उसी समय राजा दशरथ भी उस जंगल में शिकार खेलने आए थे। वे शब्दभेदी वाण चलाने में निपुण थे। शब्दभेदी क्या बुआ जी? शब्दभेदी मतलब केवल शब्द सुनकर निशाना लगाना। श्रवण कुमार ने जैसे ही कलश पानी में डुबोया तो उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर तालाब में पानी पी रहा है। ये सोचकर उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया, जो कि श्रवण कुमार को जा लगा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बुआ जी, तब तो श्रवण मर गया होगा। हाँ, बुरा तो हुआ ही बच्चों, बहुत बुरा हुआ। एक अकेला श्रवण कुमार ही तो अपने अंधे माता पिता का सहारा था। वह भी मर गया बेचारा। फिर क्या हुआ बुआ जी? दीपक ने पूछा। बिट्टो बुआ आगे की कहानी सुनाने ही जा रही थी कि तभी प्रभुदयाल सर वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, ओह, तो यहाँ किससे कहानियां चल रही हैं, बिट्टो? बिट्टो बुआ ने उन्हें देखते ही तख्त से उठकर प्रणाम किया। हम बच्चों ने भी उठ उठकर प्रभुदयाल सर के पांव छुए। बिट्टो बुआ बोली, हाँ भाई साहब, ये बच्चे रोज आकर मुझे घेर लेते हैं और कहानी सुनाने की जिद करने लगते हैं। मैं इन्हें कोई ना कोई कहानी सुनाती रहती हूँ। प्रभुदयाल सर बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी कहानियां ही तो बच्चों का चरित्र निर्माण करती हैं।
कहानियों से ही तो उन्हें खेल खेल में नैतिक शिक्षा दी जा सकती है, उनको संस्कारित किया जा सकता है। बिट्टो, इन्हीं टुकड़ों टुकड़ों में भारतवर्ष की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी जरूर बताया करो। आखिर ये लोग भी तो जाने कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमें हर एक बच्चे में देश प्रेम की भावना जागृत करनी है, बिट्टो। तभी तो इस देश का कल्याण होगा। बिट्टो बुआ बोली, हाँ भाई साहब, यह आपने बहुत अच्छी बात कही। अब आगे से मैं इन बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां ही सुनाऊंगी। उन्हें मंगल पांडे, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नेहरू जी और महात्मा गांधी के बारे में जरूर बताऊंगी। हम बच्चे भी उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हम लोगों को भी इन महापुरुषों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। लेकिन तभी बिट्टो बुआ ने कहा, बच्चों, अब आज तुम लोग जाओ। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। इसके बाद तुम लोगों को उन महापुरुषों के बारे में भी बताऊंगी, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया। इसके बाद हम सब बच्चे अपने अपने घरों को चले आते। बिट्टो बुआ से छुटपन में मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनी थीं। शाम होते ही मोहल्ले के हम सब बच्चे बिट्टो बुआ के कमरे में इकट्ठे हो जाते। तब बिट्टो बुआ पूछती, हाँ, तो कल कहानी कहाँ तक हुई थी? मैं कहता, राजा दशरथ ने ये समझकर शब्दभेदी तीर मारा था कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। पर वह तीर सीधे जाकर श्रवण कुमार को लगा तो वह गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। मेरे इतना कहते ही बिट्टो बुआ को कल का प्रसंग याद आ जाता। वो कहानी आगे बढ़ाती, हाँ तो बच्चों, जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो श्रवण कुमार तालाब के पास पड़ा दर्द से तड़प रहा था। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनसे बहुत भारी भूल हो गई है। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से विनती की कि वे उसके अंधे माता पिता को पानी जरूर पिला दें। ये कहते कहते उसके प्राण निकल गए। फिर उसके माता पिता का क्या हुआ, बुआ जी? श्रवण की मौत से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, पर अब वे बेचारे कर भी क्या सकते थे। जो होना था वह तो हो ही गया था। वो किसी तरह खुद को संभाल कर कलश में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि श्रवण का अंतिम संस्कार करने के बाद आज से वे उसके माता पिता की जिम्मेदारी उठाएंगे। उन्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। उनके पैरों की आहट से ही श्रवण के माता पिता समझ गए कि यह उनका श्रवण नहीं है। राजा दशरथ से सारी बात सुनकर वे दुखी होकर रोने लगे और रोते रोते ही उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। पर मरने से पहले उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस तरह हम दोनों अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। बच्चों, तुम सब ये बात तो जानते ही होगे कि राजा दशरथ भगवान राम के पिताजी थे। ये श्रवण के माता पिता के शाप का ही असर था कि भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास जाना पड़ा और राजा दशरथ को उनके वियोग में रो रो कर अपने प्राण त्यागने पड़े। बिट्टो बुआ ने कहानी पूरी करके हम लोगों की तरफ देखा। उस दिन भी हम में से कई बच्चे उन्नींदे से हो गए थे। बुआ जी ने उस दिन भी हम लोगों को हिला हिला कर जगाया। तब कहीं जाकर हम लोग अपने घर जाने के लिए उठे। मुझे बचपन से ही कहानी सुनने पढ़ने का बहुत शौक था। मैं बिट्टो बुआ की सुनाई हर एक कहानी बड़े ही ध्यान से सुनता था। उस दिन भी कहानी समाप्त होने पर मैंने पूछा था, बिट्टो बुआ, क्या सचमुच शाप देने से इतना बड़ा अनर्थ हो जाता है? बिट्टो बुआ कहती, क्यों? अनर्थ क्यों नहीं होगा? जब कोई किसी को सताएगा या बिना बात ही किसी का नुकसान कर देगा तब उसकी आह तो उसको लगेगी ही। तुम्हें यकीन नहीं है न अंकु, पर दुखियारे की आह बड़े से बड़े अहंकारी का भी सर्वनाश कर सकती है। मैं कहता, लेकिन बिट्टो बुआ, ये तो राजा दशरथ से धोखे से हो गया था। उन्होंने जानबूझकर तो श्रवण को तीर मारा नहीं था। उन्होंने तो श्रवण के माता पिता से अपने किए की माफी भी मांगी थी और मन ही मन ये सोच भी लिया था कि वे आज से श्रवण के माता पिता को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे।
बिट्टो बुआ बोली, इससे क्या, गलती तो गलती ही होती है। उन्होंने उनकी इतनी कीमती चीज तो छीन ही ली थी, उनसे उनके जीने का सहारा छीन लिया था। पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। उस दिन बिट्टो बुआ की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी, पर आज बरसों बाद दीपक से सारा किस्सा सुनकर मुझे लगा कि बिट्टो बुआ ने उस दिन बिल्कुल ठीक ही कहा था। बिट्टो बुआ सचमुच ही एक अच्छी किस्सागो थीं। उन्हें न जाने कितनी कहानियां मुंह जबानी याद थीं। कैसे विश्वामित्र के शाप से निर्दोष अहिल्या पत्थर की हो गई थी, ये कहानी भी मैंने उन्हीं के मुंह से सुनी थी। भारत की स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी सबसे पहले मैंने उनके और प्रभुदयाल सर के मुंह से ही सुना था। तब किसे मालूम था कि बिट्टो बुआ के कमरे में बैठकर ही एक दिन दीपक सक्सेना से मुझ नूतन की कहानी भी सुननी पड़ेगी। वही नूतन जो छुटपन में भवानी कूचा से बिट्टो बुआ से कहानी सुनने आती थी। वही नटखट सी लड़की जो बिट्टो बुआ से बहुत सारे सवाल पूछती रहती थी। वही बड़ी बड़ी आंखों वाली चंचल सी लड़की। लेकिन सच तो यह है कि इतने साल पुरानी बातें अब किसे याद थीं। पिताजी की सरकारी नौकरी थी। वे रोशनपुर के जिला चिकित्सालय में सीनियर फिजिशियन थे। एक ही जगह हमेशा बने रहें, ये संभव भी नहीं था। जब भी ऊपर से ट्रांसफर का ऑर्डर आता हम लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नई जगह नए शहर में जाना पड़ता। वहाँ नए नए लोगों से जान पहचान होती, नई नई जानकारियाँ मिलती और नई नई कहानियाँ भी मिलती। तब तक बिट्टो बुआ से कहानियाँ सुनते सुनते मैंने भी लिखना शुरू कर दिया था। मेरी पहली ही कहानी कॉलेज की पत्रिका में छपी थी। सबको वह बहुत पसंद आई थी। बिट्टो बुआ ने भी उसकी खूब प्रशंसा की थी। साहित्य के प्रशस्त पथ पर बिट्टो बुआ ही मेरी प्रथम पथ प्रदर्शक थीं। मैं आज भी मानता हूँ कि अगर बिट्टो बुआ नहीं होती तो मैं कभी भी एक लेखक नहीं बन पाता। लेकिन ये सब तो बहुत पहले की बातें हैं। उस दिन अगर मुझे दिल्ली जाते समय अचानक ट्रेन में प्रकाश नारायण सर नहीं मिल जाते तो एकाएक मुझे ये सारी बातें याद ही क्यों आती। और फिर न ही मैं शंकर का पत्र पाकर रोशनपुर जाने का कार्यक्रम बनाता। आखिरकार अंत में नूतन का क्या हुआ था, ये भी तो जानने की मन में बड़ी उत्सुकता थी। यह उत्सुकता प्रकाश नारायण सर से अचानक ट्रेन में मुलाकात होने से और भी बढ़ गई थी। इतने वर्षों बाद भी ट्रेन में उन्हें देखते ही मैंने पहचान लिया था। वह गर्मियों की एक दोपहर थी। मैं अपने एक उपन्यास के प्रकाशन के सिलसिले में अपने प्रकाशक से मिलने दिल्ली जा रहा था। उपन्यास प्रकाशन के लिए एकदम तैयार था, बस कवर पेज को लेकर जरा दुविधा थी। तभी अचानक ट्रेन में उनसे भेंट हो गई। गर्मी का सफर, उफ, पसीना शरीर से पानी की तरह बह रहा था। उस पर भीड़ इतनी कि लोग एक दूसरे के ऊपर बुरी तरह से चढ़े जा रहे थे। मैंने किसी तरह से साइड वाली एक सीट पर कब्जा जमा लिया था। मेरा भाग्य ही था कि एक सज्जन कानपुर में उतरे तो अपनी सीट पर मुझे बिठा दिया, नहीं तो न जाने कब तक खड़ा रहना पड़ता। वे सज्जन बहुत देर से मुझे परेशान खड़ा देख रहे थे। बातों बातों में उनसे कुछ जान पहचान निकल आई थी। वे मुझसे धीरे से बोले, देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कानपुर स्टेशन पर उतरूंगा, तब आप आराम से बैठ जाइएगा। न हो तब तक थोड़ा सा सीट के एक कोने पर टिक जाइए। आपको तो बहुत दूर जाना है। अपनी सीट का एक कोना मेरे लिए खाली करते हुए वे बोले। मैं लपक कर उस थोड़ी सी जगह पर टिकते हुए बोला, जी हाँ, दिल्ली तक जाऊंगा। अरे, फिर तो आपको रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए था। इतनी गर्मी में भला इतनी लंबी यात्रा कैसे करेंगे? वे कुछ चिंता से बोले। मैंने कहा, ठीक कहते हैं आप, बिना रिजर्वेशन के तो मैं भी न चलता, पर क्या करूं, अचानक दिल्ली के लिए एक जरूरी काम निकल आया है। इतनी जल्दी रिजर्वेशन कहाँ मिल पाता है? वे बोले, हाँ हाँ, इन दिनों रिजर्वेशन भी तो फुल चल रहे हैं। महीनों पहले से रिजर्वेशन कराओ जब जाकर सीट मिल पाती है। ये दलाल लोग भी बड़े पाजी होते हैं। रेलवे के अफसरों से सांठ गांठ किए रहते हैं।
ट्रेनों, बसों सभी में बहुत भीड़ भाड़ है। सहालग के दिन है न। यूं ही बातें करते करते कानपुर आ गया और वे अपनी सीट मुझे सौंप कर उतर गए। उन्हें वहीं उतरना था। मैंने राहत की सांस ली। अगर वे सज्जन न मिलते तो मुझे दिल्ली तक की यात्रा खड़े खड़े ही करनी पड़ती। अभी सवारियां चढ़ उतर ही रही थीं कि अचानक मुझे एक सज्जन नजर आए। बहुत मुश्किल से ही वे किसी तरह इस डिब्बे में चढ़ पाए थे। बूढ़े आदमी थे। गर्मी के मारे पसीने से लथपथ थे। ठीक मेरी सीट के पास आकर हाँफने लगे। बड़ी दयनीय दृष्टि से चारों तरफ देखने लगे कि शायद कहीं टिकने की जगह मिल जाए। गौर से देखने पर मुझे लगा कि शायद मैंने इन्हें कहीं देखा है। अचानक सालों पहले की कई घटनाएं मेरे मस्तिष्क में चलचित्र सी घूमने लगीं। एकाएक मुझे सब कुछ याद आ गया। अब मैंने उन्हें ठीक से पहचान लिया था। मैंने कहा, सर, बैठेंगे आप? उन्हें शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक भी है, भला इतनी भीड़ में किसको पड़ी होगी कि वो इस ठसाठस भरे डिब्बे में अपना सुख छोड़कर एक बूढ़े के साथ अपनी सीट शेयर करे। लेकिन तब तक मैंने अपनी सीट पर सिमटते हुए और उनके लिए जगह बनाते हुए कहा, आइए, बैठिए सर। वे कुछ हतप्रभ से होते हुए बैठ गए। तब मैंने अपने थर्मस से पानी निकालते हुए कहा, लीजिए, पानी पीजिए, सर। सुनकर वे संकोच में पड़ गए। बोले, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, सर, पहले पानी तो पीजिए। आप तो पसीने से पूरे नहा ही गए हैं। वे बोले, हाँ भाई, पानी तो पीऊंगा ही, प्यास से दम निकला जा रहा है। उफ, कितनी गर्मी है। पानी पीकर वे बोले, थोड़ा सा और पानी दो भाई। ठंडा पानी पीकर जैसे शरीर में जान सी आ गई है। मैं वैसे भी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने उन्हें और पानी दिया। पानी पीकर वे जैसे तृप्त हो गए। बड़ी आत्मीयता से बोले, लेकिन सर, अभी तक मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, आपसे नाता टूटे तो लगभग 32 साल हो गए हैं, सर। इतने सालों में तो सारी दुनिया ही बदल गई है, फिर आप मुझे कैसे पहचान पाएंगे? परिचय देने से शायद पहचान सकूं। अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए से वे बोले। मैंने कहा, आप तो शायद अब भी भवानी कूचा में ही रह रहे होंगे, उसी रोशनपुर में। वे बोले, हाँ, मैं तो अभी भी वहीं रह रहा हूँ। उन दिनों वहाँ के दीनदयाल इंटर कॉलेज में आप पढ़ाया करते थे। मुझे भी तो इंटर तक आपने ही पढ़ाया है। वे बोले, आप ठीक कह रहे हैं। उसी दयानंद इंटर कॉलेज में पढ़ाते ही मेरी सारी जिंदगी गुजर गई। वहीं से एक दिन मैं रिटायर भी हो गया था। इस समय पेंशन हूँ। छोटा सा ही तो शहर है। सभी लोग जान पहचान के हैं। इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी कहीं और जाकर बस नहीं पाया। लेकिन मैंने आपको कब, किस सन में पढ़ाया है, कुछ भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने भी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, शायद सन 80 की बात है। तब मैं इंटर में था। याद कीजिए सर, तब हम कुछ लड़के आपसे ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। हम लोग आपके लिए कभी सोडा वाटर की बोतलें, कभी मॉडर्न ब्रेड, तो कभी भी गन्ने और अमरूद लेकर आया करते थे। एक दिन तो हम लोग आपके लिए एक बड़ा सा कद्दू लेकर भी आए थे। ब्रेड और सोडा वाटर की तो मैं कह नहीं सकता, पर कद्दू की बात सुनकर सर मुझे एकदम से पहचान गए। थोड़ा असहज भी हो गए। वे थोड़ा संकोच से बोले, हाँ हाँ, याद आया। वह बात भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक पूरा की पूरा कद्दू तो सारी जिंदगी में एक ही बार मेरे घर में आया था। हाँ हाँ, याद आया। आपका नाम तो शायद अंकित है। आपके इंटर करने के बाद ही तो शायद आपके फादर का ट्रांसफर हो गया था। आपके फादर तो सरकारी चिकित्सालय में डॉक्टर थे। डॉक्टर मनोज जी के बेटे हैं आप। मैंने कहा, जी सर, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। और रमेश, शंकर, दीपक, राजेश, विष्णु, ये सब भी तो मेरे साथ ही पढ़ा करते थे। वे सब कहाँ है? आपको तो पता ही होगा।
पर शायद सर मेरी बात का उत्तर देने में कुछ असुविधा महसूस कर रहे थे। उन्होंने जैसे बेमन से ही कहा, सब ठीक हैं, मजे में हैं। सबका अपना अपना काम धंधा है। अब तो सब बाल बच्चेदार हो गए हैं। और आप क्या कर रहे हैं इन दिनों? मैंने कहा, मैं भी अच्छा ही हूँ सर, अपने काम धंधे में ही लगा हूँ। वे बोले, आप तो सर्विस में होंगे। मैंने कहा, नहीं सर, आजकल भला इतनी आसानी से नौकरी कहाँ मिलती है। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने भी डॉक्टरी पास की है। मैं भी एक छोटा मोटा आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। मेरी बात सुनकर वे खुश हो गए। बोले, गुड, डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर ही होगा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराया। ऐसा भी कोई नियम है, ये बात मुझे पहली बार मालूम पड़ी थी। उस दिन परिचय देने से पहचान गए थे सर, और सर को देखकर मुझे भी न जाने कितनी बातें याद आने लगी थीं। पातीराम कूचा से भवानी कूचा तक की वह सुबह सुबह की सैर। रमेश, शंकर, राजेश, दीपक सभी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर साकार होने लगा था। अचानक ही एक और चेहरा भी मेरी आंखों के सामने नाच उठा था। नूतन का चेहरा। हमारे रोशनपुर की अतीव सुंदरी थी वह। वही नूतन ही तो मेरी इस कहानी की नायिका है। यदि वह न होती तो शायद ऐसी घटना ही न घटती और फिर मुझे ये कहानी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पातीराम कूचा में उन दिनों घनी बस्ती नहीं थी। जहां आज संदीप सक्सेना का 3 मंजिला मकान गर्व से सिर उठाए खड़ा है, वहां पहले बहुत बड़ा खाली मैदान पड़ा रहता था। सुबह से लेकर शाम तक वहां पर कोई न कोई खेल जमा रहता था। सुबह सुबह बहुत से लड़के वहां दौड़ लगाते। कुछ एक तो कसरत भी करते थे। तो कुछ लड़के उसी मैदान के एक कोने में बैडमिंटन का कोर्ट बनाकर, बाकायदा नेट वगैरह लगाकर बैडमिंटन खेला करते थे। दोपहर में उसी मैदान में गिल्ली डंडा का खेल जमता था। और शाम को जो लड़के कॉलेज स्कूल से लौट कर आते, उसी मैदान में क्रिकेट का खेल जमाते थे। तब वहां बहुत भीड़ लगती थी। खेलने वाले कई होते थे, देखने वाले उससे भी कहीं अधिक। दूसरे मोहल्ले के लड़के भी खेल देखने आया करते थे। हर एक चौके छक्के पर वाह वाह होती थी। आउट होने पर उस दल से हमदर्दी रखने वालों के चेहरे लटक जाया करते थे। उसी क्रिकेट के खेल पर हमारे कॉलेज के लड़के सट्टा लगाते थे और दसियों रुपए हार जीत जाते थे। उस समय 10 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती थी। उसी पातीराम कूचा से थोड़ी दूर पर था भवानी कूचा। बीच में बस कचहरी रोड को पार करना पड़ता था। भवानी कूचा हम लोगों में से किसी को जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी सुबह सुबह कॉपी किताबें लेकर हमें उसी मोहल्ले में जाना पड़ता था। उसी मोहल्ले के एक मकान के सामने जाकर हम लोग झुंड बनाकर खड़े हो जाते थे। देखते क्या थे कि इतनी सुबह भी उस मकान की बैठक में चहल पहल है। इतनी सुबह भी उस बैठक में कुछ लड़के मन लगाकर पढ़ लिख रहे होते थे। हम सब लोग उन्हें पहचानते थे। वे सब हमारे ही कॉलेज के बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले लड़के थे। बाहर उनकी साइकिलें खड़ी रहती थीं। कुछ लोग तो बहुत दूर से पढ़ने आते थे, दूर के किसी गांव से। इसलिए उन लोगों को साइकिल से आना पड़ता था। इतनी सर्दी में इतनी दूर से साइकिल चलाकर समय पर आ जाना। हम लोगों को इसी बात पर बड़ा आश्चर्य होता था। लेकिन वे सब बड़ी क्लास के स्टूडेंट थे, इतनी सुबह उठकर न पढ़ने से उनका काम कैसे चलता भला। उन्हें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत और न्यूटन के गति के नियम भी याद करने पड़ते थे। फिजिक्स में अवतल और उत्तल लेंस के नियम भी पढ़ने पड़ते थे। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे अपना भोजन बनाते हैं, ये सब भी उन्हें रटा पड़ा था। लेमार्क और डार्विन के सिद्धांतों से भी उन्हें जूझना पड़ता था। और सबसे कठिन तो गणित थी। गणित के सवालों से तो अच्छों को पसीना छूटने लगता था। पैथागोरस की प्रमेय सिद्ध करना क्या हंसी खेल था, पर उन बेचारों को ये सब भी पढ़ना पड़ता था। वे अगर मेहनत से मन लगाकर नहीं पढ़ते तो कैसे बोर्ड की परीक्षा में पास होते, कैसे पढ़ लिख कर एक दिन बड़े आदमी बनते।
सर्दी में बाहर सड़क पर खड़े खड़े हम लोगों को बहुत देर हो जाती थी। जब हम लोग सर्दी से ठिठुरने लगते तो हम लोगों को शरारत सूझती। तब कोई कोई लड़का किसी साइकिल के टायर की हवा निकाल देता। जाने क्यों तब इन सब छिछोरी बातों में हम सबको खूब मजा आता था। आज सोचता हूँ तो उन दिनों की इन छिछोरी हरकतों पर हंसी आती है। अपनी उन दिनों की बातों पर शर्म सी महसूस होती है। उन दिनों इन सभी बातों को लेकर लगभग रोज ही हम लोगों की शिकायत होती थी। अध्यापक की डांट खानी पड़ती थी और कभी भी एक दो चांटे भी पड़ जाते थे, या फिर कुछ देर के लिए मुर्गा बना दिए जाते। लेकिन न जाने क्यों फिर भी ये सब शरारतें छूटती नहीं थी। दरअसल भवानी कूचा के उस मकान में हमारे दयानंद इंटर कॉलेज के अध्यापक प्रकाश नारायण रहा करते थे, जो सुबह से शाम तक बस पढ़ाया ही करते थे। घर में पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते और जो लोग बहुत पैसे वाले थे, उनके घर आकर नहीं पढ़ना चाहते थे, वे उनके घरों में भी पढ़ाने जाया करते थे। इसका उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। उनका पढ़ाया लड़का पास भी खूब होता था, इसलिए सब लोग उनसे ही पढ़ना चाहते थे। वे भी बहुत मन लगाकर पढ़ाते थे। फिर वे मन लगाकर पढ़ाते भी क्यों न। उनकी 3-3 लड़कियां जो थीं, पाई पाई जोड़कर उनके लिए उन्हें दहेज भी तो जमा करना था। हम लोग तो उन दिनों 7वीं या 8वीं क्लास में होंगे। जाड़े के दिनों में भी सुबह सुबह जगा दिए जाते थे। सभी के माँ बाप चाहते थे कि उनका लड़का पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए। पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी में लग जाए तो समझो ये जीवन ही सफल हो जाए। बाहर आकर हम लोग देखते तो आसमान में अभी भी तारे निकले होते, रात अभी भी बाकी होती। लेकिन ट्यूशन पढ़ने तो जाना ही था। एक एक कप चाय पीकर, कानों में अच्छी तरह से मफलर लपेटकर हम पातीराम कूचा के लड़के अपने अपने घरों से निकल पड़ते थे। मोहल्ले से निकलकर हम सब लोग पहले कचहरी रोड पार करके नेहरू पार्क में इकट्ठे होते। वहां थोड़ी देर तक भागदौड़ करके अपनी सर्दी भगाते, फिर एक साथ हो हल्ला करते हुए कचहरी रोड होते हुए भवानी कूचा की ओर चल पड़ते। रास्ते में शरारतें भी करते जाते। किसी मकान के दरवाजे की झिर्री से अंदर झांकने की कोशिश करते कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, या किसी के मकान की कुंडी तब तक खटकाते रहते जब तक कि अंदर से किसी के आने की आहट न सुनाई देने लगती या मकान की बत्तियां न जल जाती। पर भवानी कूचा जाकर हम लोग देखते क्या कि इतनी सुबह सुबह भी सर की बैठक में लड़के जमा हैं। सर चाय की चुस्कियां लगाते हुए उन लोगों को मैथ के सवाल समझा रहे हैं। हम सब लोग कहते बाप रे बाप, क्या हम लोगों को भी बड़े क्लासों में पहुंचकर इतना पढ़ना पड़ेगा। ये सब सोच सोच कर ही हम लोगों का दिल बैठने लगता और दिमाग एकदम सुन्न हो जाता। प्रकाश नारायण सर से भी हम लोगों को हमदर्दी होने लगती। बेचारे हम लोगों की खातिर वे कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को हैरानी होती कि वे आराम कब करते होंगे। रात के 12 बजे तक तो उनके बैच चलते रहते हैं। कब नहाते खाते होंगे और कब सोते होंगे। हमारे सामने ही वह बैच पढ़कर बाहर निकलता। कोई कोई लड़का बाहर आकर देखता कि उसकी साइकिल के पहिए में तो हवा ही नहीं है। ये सब देखकर वह बेचारा परेशान हो जाता। अब वह इस पंचर साइकिल से इतनी दूर अपने गांव तक कैसे जाएगा। उसे अभी दोबारा पढ़ने के लिए कॉलेज भी तो आना होगा। इतनी सुबह कहाँ उसे पंचर जोड़ने वाला मिलेगा। वह निराश होकर एक नज़र हम लोगों के ऊपर भी डालता। उसे पूरा विश्वास था कि यह हम लोगों में से ही किसी की शैतानी है। पर हम लोग भी कम नहीं थे। भोली सूरत बनाए तिरछी निगाहों से उसे देखते रहते। उन लोगों के जाने के बाद हम लोग हंसते हुए बैठक में चले जाते थे। वहां बैठकर अपनी अपनी कॉपी किताबें खोल लेते। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने बैठ जाते। इतने में सर भी जरा अंदर हो आते थे। वापस आते तो उनके हाथ में चाय का एक और कप होता, उसमें भाप निकल रही होती थी। बहुत चाय पीते थे सर। बिना चाय पिए भला कोई आदमी इतनी मेहनत कर भी कैसे सकता था। सारा दिन दिमाग जो खपाना पड़ता था सर को। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जाड़े के बाद फिर गर्मियां आईं।
सुबह सुबह जाना अब अच्छा लगने लगा था। हम लोग भी अब मन लगा कर कुछ पढ़ लिख लेना चाहते थे। परीक्षा नजदीक आ रही थी। फिर एक दिन परीक्षाएं शुरू हुई और समाप्त भी हो गईं और हम लोग अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। इसी तरह एक एक क्लास पास कर करके हम सब लड़के हाई स्कूल में पहुंच गए। अचानक एक दिन एक मजेदार घटना घटी। हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक सोडा वाटर की फैक्ट्री थी। उसके मालिक का नाम था पुरुषोत्तम। उसने न जाने कहाँ से कोका कोला, लिम्का आदि की खाली बोतलें ला लाकर उसमें उसी रंग का सोडा वाटर भरकर बेचना शुरू कर दिया था। मतलब यही कि वह नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाता था। सारे शहर में सप्लाई थी उसकी। पता लगाना मुश्किल था कि कौन सी चीज असली है और कौन सी नकली। असली से एकदम आधे दामों में उसका कोल्ड ड्रिंक मिलता था। शादी विवाह में खूब सप्लाई थी उसकी। बड़ा ही कलाकार आदमी था वह। एकदम शातिर दिमाग। उसी सोडा वाटर की फैक्ट्री से एक दिन शंकर ने 10 बोतलें खरीदी। ये सब देखकर हम लोग तो हैरान रह गए। हम लोगों ने पूछा, इतनी बोतलें? क्या हम लोगों की दावत करने का इरादा है? वो पट्टा बिगड़कर बोला, क्यों, क्या मेरे लड़के की शादी है? मैंने कहा, नहीं, वो बात नहीं, तू तो बेकार में ही तैश खा रहा है। तूने इतनी सारी बोतलें एक साथ जो खरीदी हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या सारी की सारी तू खुद ही पी जाएगा? नुकसान नहीं करेगी? पेट में दर्द होने लगा तो? वह बोला, अरे छूतियों, ये बोतलें मैंने अपने पीने के लिए थोड़े ही खरीदी हैं। फिर क्या किसी को दान करनी है? हम में से किसी ने मजाक में कहा। वह पट्टा मजे से बोला, हाँ, समझ लो कि दान ही कर दूंगा। रमेश ने पूछा, किसको? क्या कोई लड़की बड़की का चक्कर है? कोई छोकरी पटा रखी है? वह बोला, नहीं रे, छोकरी ओकरी का कोई चक्कर नहीं है, कसम से। मैं तो रोज हनुमान की पूजा करता हूँ। मंगलवार को व्रत भी रखता हूँ। कसम से, मैं तो एकदम ब्रह्मचारी हूँ। कसम से। उस साले की बातें सुनकर हम सब हंसने लगे। फिर आखिर माजरा क्या है? पता तो चले। उसकी बातों से चिढ़कर दीपक ने पूछा। मैं ये सारी की सारी बोतलें अभी ले जाकर प्रकाश नारायण सर को दे दूंगा। देख लेना तुम लोग। मैंने पूछा, वह क्यों? अचानक सर की इतनी खुशामद करने की जरूरत क्यों पड़ गई? वह बोला, सालों, तुम सब लोग तो महामूर्ख हो। जानते नहीं कि इस साल हाई स्कूल है। हम लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। प्रैक्टिकल के नंबर तो सर के ही हाथों में हैं। बिना लिए दिए भी क्या किसी को इम्तिहान में अच्छे नंबर मिलते हैं? बिना रिश्वत लिए दिए कुछ भी नहीं होता है। वह शेखी झाड़ने लगा। हम सब लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। ठीक ही तो कह रहा था शंकर, यदि सर को कुछ भेंट वेट नहीं चढ़ाएंगे तो भला वे क्यों हमें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलवाएंगे? हम क्या उनके रिश्तेदार लगते हैं? हो सकता है उल्टा फेल ही करवा दें। इस साल सर को खुश रखना ही अक्लमंदी है। मैं ही नहीं, सभी लड़के ऐसा ही सोच रहे थे। सब मन ही मन शंकर की बुद्धि के कायल हो गए थे। उस दिन जब हम सब लोग सर के यहाँ पहुंचे तो शंकर के हाथ में कापी किताबों के अलावा एक थैला भी था। थैले में थी सोडा वाटर की 10 बोतलें। सर एक बैच पढ़ाने के बाद थोड़ी देर के लिए भीतर जाया करते थे। तब तक हम लोग ढंग से बैठ बाट लेते, कापी किताबें निकाल लेते, यानी कि पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते। सर भी इस बीच एक आध प्याला चाय वाय पीकर तरोताजा हो जाते। उस दिन जब सर बैठक में वापस आए तो देखते क्या है कि मेज पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें रखी हैं। सर तो एकदम हैरान रह गए। हम सब लोग मुंह नीचे लटकाए चुपचाप मन लगाकर पढ़ने का नाटक कर रहे थे। सर ने हम सब लोगों के ऊपर निगाह डालकर पूछा, यह क्या भाई? यह इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें कौन लेकर आया है? शंकर बोला, मैं लाया हूँ, सर। किस लिए? बच्चों के लिए, सर। ये सुनकर सर घोर आश्चर्य में पड़ गए। कोई बड़ा आदमी यह सब कहता तो कोई नई बात नहीं होती, लेकिन ये बच्चे भी एकदम से शैतान हैं।
सुनकर उन्हें शायद बड़ा मजा भी आ रहा था। बड़ी मुश्किल से ही जैसे वे अपनी हंसी रोक पा रहे थे। मन ही मन हंस ही रहे थे शायद, पर ऊपर से गंभीर बने हुए थे। सर ने पूछा, कहाँ से लेकर आए हो भाई? शंकर से बड़ा झूठा शायद ही इस संसार में कोई और होगा। वो बिना झिझके बोला, सर, इन कोल्ड ड्रिंक्स के लिए मुझे कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ा। एकदम से मुफ्त का माल है। मुफ्त का माल? सो कैसे? सर को आश्चर्य हो रहा था। सर, दरअसल ये कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री मेरे चाचा जी की है। 10-12 बोतलें लेने पर मुझे पैसा नहीं देना पड़ता है। चाचा जी लेते ही नहीं हैं। घर की बात जो है। सफाई सा देता हुआ शंकर बोला। वह शायद इतनी पूछताछ से घबरा रहा था। हम लोग भी दम साधे उसकी बातें सुन रहे थे। शंकर का इतना बड़ा झूठ सुनकर भी सच बता देने की बात हम लोगों में से किसी के भी मन में नहीं आई थी। हम लोगों के सामने ही तो शंकर ने गिनकर पूरे 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक्स के दिए थे। वे कहाँ के चाचा थे उसके? ऐसा रिश्ता पहले तो उसने कभी नहीं बताया था। एकदम से झूठ था ये सब। लेकिन ये कोरा झूठ सुनकर भी सर के चेहरे पर जैसे परम संतोष का भाव उभर आया। वे बोले, चलो तब तो ठीक है। पर देखो लड़कों, पैसा खर्च करके मेरे लिए कोई सामान आमान मत लाना। नहीं घर से पैसे चोरी करना। मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ। फिर शंकर से बोले, ये सब बोतलें अंदर जाकर अपनी आंटी जी को दे आओ। शंकर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भीतर देने चला गया। लौटते समय उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उसने जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली हो। उस दिन शंकर ने प्रकाश नारायण सर को कोल्ड ड्रिंक्स क्या भेंट की, हम सभी में हिम्मत आ गई थी। हर कोई सर को खुश करने में जुट गया। रोज ही कोई न कुछ लेकर सर के पास जाता था। कभी कोई लड़का सब्जी भाजी ले जाता तो कोई फलादी। सर ये सब चीजें लेकर बड़े ही निर्विकार भाव से रख लेते थे। उनके चेहरे से न तो खुशी झलकती और न ही नाराजगी। इतने दिनों बाद भी मुझे ठीक से याद है, मेरे ही क्लास में पढ़ने वाला लड़का रुपेश एक दिन सर के लिए मॉडर्न ब्रेड के पैकेट लेकर गया था। मॉडर्न ब्रेड के 2 पैकेट थे। सर ने पूछा, भाई, यह क्या गजब कर डाला तुमने? मैंने कहा था ना कि कोई चीज बाजार से खरीद कर मत लाना मेरे लिए। इसके लिए क्या पैसे नहीं देने पड़े होंगे तुमको? ये भी क्या मुफ्त की है? ये तो तुमने आज बहुत गलत काम किया। सुनकर पहले तो रूपेश सकपका गया। फिर कुछ सोचता हुआ वह बोला, कहाँ सर, मेरे मामा जी की फैक्ट्री की ही तो है। पैसे क्यों देना पड़ेंगे भला? सर, सच मानिए इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ा मुझे। बच्चों के लिए ही तो लाया हूँ, रख लीजिए ना सर। इसकी सैंडविच बनवा लीजिएगा। मॉडर्न ब्रेड और उसके मामा जी की फैक्ट्री की। सर को यकीन तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, पर इस तुच्छ सी बात पर सोचकर सर अधिक परेशान भी नहीं हुए। बड़ी ही सहज भाव से बोले, अच्छा तब ठीक है। पैसे नहीं देने पड़े, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आज मैं फिर कह देता हूँ, बच्चों की बाजार से खरीद कर मेरे लिए कभी कोई चीज मत लाना। वो लड़का अब भी ब्रेड हाथ में पकड़े सिर झुकाए संकोच से खड़ा था। इस बार वह जरा जोर देकर बोला, सर, ये तो सचमुच ही मेरे मामा जी की फैक्ट्री की है। सचमुच एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा सर। सर बोले, तब ठीक है भाई, रो क्यों रहे हो? भीतर जाकर अपनी आंटी जी को दे आओ। वो लड़का भी उतने ही सहज भाव से ब्रेड के पैकेट भीतर ले जाकर आंटी जी को दे आया था। पातीराम कूचा से भवानी कूचा तक अब तो कतार दर कतार मकान सिर उठाए खड़े हैं। सभी मकानों के आगे प्रायः लॉन भी हैं। गेट पर साहबों की नेम प्लेट भी लगी हैं। गेट के पास जाने पर अंदर से साहबों के कुत्ते भौंक उठते हैं। लेकिन आज से 32 साल पहले तक यहाँ सब खेत ही खेत थे। अमरूद के बाग थे। खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती थीं।
न जाने कितनी बार हम कॉलेज के लड़कों ने इन्हीं अमरूद के बागों से चोरी से अमरूद तोड़े थे और अपने बाग के अमरूद बताकर सर को भेंट किए थे। इन्हीं खेतों से ताज़ी सब्जियां तोड़ी जाती थीं, जो सर की रसोई में बनती और जिन्हें सर परिवार सहित स्वाद लेकर खाते। ये सब मुफ्त का माल था। इन सब के लिए हमें वाकई कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि खरीदने के लिए आखिर कहाँ से हम लोगों के पास रोज रोज इतना पैसा आता। सो हम लोग मुफ्त का माल जुटा कर ही सर को खुश कर दिया करते थे। उनसे कहते, सर, ये सब अपने ही बाग का है, इसके लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है। सर सचमुच ही बहुत भले आदमी थे। हम लोगों से कहते, लेकिन रोज रोज ये सब कुछ लाते ही क्यों हो तुम लोग? मैंने तो कभी तुम लोगों से ये सब लाने को नहीं कहा। मैं तुम लोगों को कोई मुफ्त में तो ट्यूशन पढ़ाता नहीं हूँ। फिर यह सब लाने की जरूरत क्या है? पर हम लोग भी एक ही ढीठ थे, कहते, वाह सर, हम लोगों के खेत बाग होते हुए भी आप बाजार से खराब फल सब्जियां खरीद कर खाएंगे, ये सब क्या हम लोगों को अच्छा लगेगा? सुनकर सर बड़े ही तृप्त भाव से मुस्कुराने लगते। मुस्कुराते हुए ही पूछते, सचमुच, क्या इसके लिए तुम लोगों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है? देखो, सच सच बताना तुम लोग, गुरुजनों से कभी झूठ नहीं बोला जाता है। हम सब लोग भी पूरे आत्मविश्वास से बस एक ही रटारटाया वाक्य दोहराते, नहीं तो सर, जब अपने ही बाग की ये सब चीजें हैं तो पैसा खर्च करने का सवाल ही कहाँ उठता है। सर निर्विकार भाव से सारी बातें सुनते रहते। फिर हम लोगों को समझाते हुए कहते, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम लोग पैसे वैसे खर्च करके मेरे घर कोई भी चीज लेकर आओ या इसके लिए घर से चोरी चकारी करो। ये बात हमेशा ध्यान रखना तुम लोग। मैं इन सब बातों के बहुत खिलाफ हूँ। खूब मेहनत से पढ़ो लिखो, तभी तुम लोग अच्छे नंबरों से पास होगे। कहे देता हूँ मैं। हम सब लोग मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहते। शंकर तो फुसफुसाते हुए मुझसे कहता भी, बहुत ऊंची चीज है ये तो। देखो तो कैसा महात्मा बन रहा है। टनों मुफ्त का माल डकार चुका है, अब नौटंकी कर रहा है। इसे सब मालूम है कि ये सब सामान हम लोग कहाँ से लेकर लाते हैं। मैं कोहनी मारकर उसे चुप कराता। मुझे डर था कि कहीं सर ने सुन लिया तो हम सबकी आफत आ जाएगी। उनका भाषण सुन लेने के बाद हम लोग उन्हें फिर से विश्वास दिलाते हुए कहते, वाह, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? ये सब अपने ही खेत की चीजें हैं, तभी तो आपके लिए लेकर आए हैं। भला कौन हमें अपने खेतों से रोज रोज ये सब लेने देगा? हम लोगों की बातों से सर संतुष्ट होकर कहते, फिर ठीक है, जाओ ये सब चीजें भीतर जाकर अपनी आंटी जी को दे आओ। हम में से कोई न कोई ये सब चीजें अंदर जाकर आंटी जी को दे आता। आंटी जी भी ये सब चीजें पाकर बहुत खुश हो जाती। वे मजे से ये सब चीजें लेकर रख लेती थीं। सर सब कुछ भूल कर फिर से हमें पढ़ाने में व्यस्त हो जाते। उन्होंने कभी भी यह सब जानने में अपना सिर नहीं खपाया कि हमारे बाग और खेत उस छोटे से कस्बेनुमा शहर में कहाँ पर हैं। सर इन सब बातों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे। वे मुफ्त के माल पर अपना पूरा हक समझते थे। हम सब लोगों के लिए भी उनका ये सब न पूछना ही ठीक था। पता नहीं अगर किसी दिन वे पूछ ही लेते तो हम लोग उन्हें ले जाकर किसके खेत और बाग को अपना बताते। उस दिन सर के लिए सब्जी की तलाश में मैं और रमेश खेतों की तरफ घूम रहे थे, तो देखा कि रामपाल के खेत में बिल्कुल ही मेड़ के पास एक कद्दू लगा है। फिर रोज हम लोग उस पर नजर रखने लगे, उसे पत्तियों से ढांक देते। धीरे धीरे कद्दू बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। रमेश बोला, ठीक है, अब इसको ही एक दिन ले जाकर सर को देंगे। एकदम से इतना बड़ा कद्दू पाकर वे कितना खुश हो जाएंगे। मैंने पूछा, मगर इतना भारी कद्दू ढोकर ले कौन जाएगा? वह बोला, क्यों, दोनों बारी बारी से उठाकर ले जाएंगे। आधी दूर मैं ले जाऊंगा, आधी दूर तुम ले चलना। सर का घर यहाँ से है ही कितनी दूर। उनसे कहेंगे, हम दोनों ही इसे लेकर आए हैं।
मैंने पूछा, अगर उन्होंने पूछा कि किसके खेत का है, तो? सुनकर रमेश कुछ देर को असमंजस में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद भी जब उसे कुछ न सूझा तो बोला, वे ऐसा पूछेंगे ही क्यों? उन्हें तो माल से मतलब है। मैंने कहा, मान लो पूछ ही बैठे, तो? वह बोला, तब की तब देखी जाएगी। चल तू ही कह देना कि तेरे ही खेत का है। अब तो खुश। खैर इस बात को लेकर फिर हम लोग और बहस में नहीं पड़े। लेकिन असली मुसीबत तो कद्दू तोड़ने की थी। ऊपर मेड़ पर चढ़ने से खेत का मालिक देख भी सकता था। वो हम लोगों को जानता भी था। जब तब घर में सब्जी भी दे जाया करता था। कद्दू चुराते देखकर वह घर में मेरी शिकायत भी कर सकता था। फिर क्या किया जाए? तय हुआ कि घर से एक पुराना ब्लेड लाया जाएगा और बड़ी सफाई से कद्दू को बेल से अलग करके वहीं पड़ा रहने दिया जाएगा। शाम के समय अंधेरे में कद्दू लेकर सर के घर चला जाएगा। उस समय खेत का मालिक भी प्रायः वहां नहीं होता था। दूसरे दिन रमेश ब्लेड ले आया। मुझसे बोला, देख मैं ब्लेड लेकर आ गया हूँ। अब कद्दू को बेल से अलग करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मेरी तो ये सब करने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। डर रहा था कि खेत के मालिक ने अगर देख लिया तो सीधे घर शिकायत पहुंचेगी। फिर तो खैरियत नहीं। ये सब करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने धीरे से रमेश को पोंछते हुए कहा, भाई रमेश, ये कद्दू तोड़ने का काम तुम ही करो। यहाँ से सर के घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। मेरी बात सुनकर रमेश चिढ़ गया। वो कुछ खिसिया कर बोला, वाह, ये खूब रही। मैं खरीद कर नया ब्लेड भी लाया हूँ और अब मैं ही कद्दू भी तो हूँ। वैसे तो तुम बहुत डींगे हाँकते हो। अब एकाएक समय आने पर दम क्यों निकल रहा है? मैंने कहा, देखो, ऐसी बात नहीं। दरअसल ये खेतवाला मेरे घर आता जाता है। जब तब सब्जियां दे जाता है। मेरी एक झलक देखते ही पहचान लेगा। दोनों ही फंसेंगे। शाम के समय अंधेरा होने पर कोई डर नहीं। वैसे तुम्हें नया ब्लेड लाने के लिए किसने कहा था? पुराने से ही काम चल जाता। बेवकूफो पूरे। खैर अब ले ही आया है तो उसके आधे पैसे मैं दे दूंगा। तू उसकी चिंता मत कर। मेरी बात सुनकर वो पट्ठा एकदम नाराज हो गया। चिल्लाकर बोला, क्यों? क्या खेतवाला मेरे घर पर सब्जियां नहीं दे आता है? मुझे देख लेने से क्या घर पर मेरी पिटाई नहीं होगी? और अगर पुराना ब्लेड नहीं मिला तो क्या करता? मैं क्या कोई भिखारी हूँ जो तू मुझे आधे पैसे की धौंस दिखा रहा है? उसकी बातें सुनकर मैं भी तैश में आ गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, देखो, ऐसे पागलों की तरह चिल्लाओ मत। इस तरह ढिढोरा पीटोगे तो जरूर ही कोई सुन लेगा। खेतवाला अगर आसपास ही होगा तो भागा चला आएगा। भाड़ में जाए साला कद्दू। इसे रहने ही दो। वह बोला, वाह, रहने क्यों दें? तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैंने पूछा, तो फिर? वह बोला, ठीक है, मैं ही कद्दू तोड़ता हूँ, पर शाम को इसे सर के घर तक ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैंने कहा, हाँ, हाँ, मैं भी तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ। तुम्हारे तो नखरे ही ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। वह बोला, तुम जरा यहीं खड़े होकर इधर-उधर नजर रखो। इसके बाद रमेश मेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने ब्लेड से धीरे धीरे कद्दू को बेल से अलग किया। फिर बोला, अब? मैंने कहा, अब क्या? इसे वहीं पड़ा रहने दो। शाम को आकर ले चलेंगे। और हाँ, पत्तों से जरा ढक देना, किसी की नजर न पड़ जाए। वह बोला, शाम को क्यों? ये काम भी अभी ही क्यों न निपटा लिया जाए? आज तो इतवार है। इस समय सर भी घर पर ही मिलेंगे। शाम को ट्यूशन पढ़ने वाले लड़कों की बहुत भीड़ रहती है। इतना बड़ा कद्दू झोले में डालकर तो ले नहीं जा सकते। मैंने कहा, ठीक है, तुम इसे लेकर नीचे आओ, खेत पार करो, फिर इसे सर के घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। रमेश नीचे आया और मेड़ की आड़ लेकर खेत पार करने लगा। पर शायद हम लोगों की किस्मत ही खराब थी। न जाने कहां से ठीक उसी समय यमराज की तरह खेत का मालिक प्रकट हो गया। वह छूटते ही बोला,
पकड़ो सालों को, कौन है वहां। मैं तो खैर खाली हाथ था। झट से छिपकर पीछे के रास्ते से भाग लिया, लेकिन रमेश को उसने देख लिया। वो उसके पीछे भागा, पर वाह रे रमेश, वह भी दौड़ में चैंपियन ही था। कद्दू लेकर सरपट भागता ही चला गया। खेतवाला हारकर वापस लौट आया। उसे शायद डर था कि कॉलेज के लड़के हुए तो आगे जाने पर उसे ही उल्टे न पीटने लगे। भवानी कूचे के मोड़ पर मैं उसे मिला। मैंने कहा, लाओ अब मुझे दे दो, बहुत थक गए होगे। वाह, खूब तेज दौड़े तुम तो। वह साला खेतवाला भुतनी का हाथ पैर पटक कर ही रह गया। रमेश बुरी तरह से हाँफ रहा था। हाँफता भी क्यों न, भागा ही ऐसा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। और करता भी क्या बेचारा, अगर खेतवाले द्वारा पकड़ लिया जाता तो घर और बाहर दोनों जगह मार खाता। हाँफते हाँफते बेदम हुआ जा रहा था। किसी तरह सांस लेकर बोला, हाँ भाई, प्राण निकले जा रहे हैं। अब तो इसे उठाया नहीं जाता, लो अब इसे तुम ही संभालो। पर मैंने कद्दू लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो साला एकदम से पागल घोड़े की तरह बेधक उठा। बोला, ना ना, तुम रहने ही दो। अब क्यों मेरे ऊपर एहसान करोगे। 10 कदम पर ही तो सर का घर है। अब मैं ही इसे ले जाऊंगा। तुमने किया ही क्या है। अब 10 कदम ले जाकर तुम भी हिस्सेदार बनना चाहते हो, क्यों? बहुत चालाक बनते हो। मैंने कहा, इसमें चालाक बनने की क्या बात है। मैं तो ले जाने के लिए तैयार था। तुम ही घोड़े की तरह भागे चले आए। वाह, भागता नहीं तो क्या खेतवाले की मार खाता। अब तुमको सर के घर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या सर केवल तुम्हारे ही है, मेरे नहीं? मैं तो जाऊंगा ही। देखें, तुम क्या कर लेते हो। तो मरो जाकर, मैं तो अभी यहीं बैठूंगा। वह हाँफता हुआ सचमुच ही एक मकान के चबूतरे पर बैठ गया। तुम भाग ही नहीं पाते और खेतवाला तुम्हें जरूर पकड़ लेता, अगर पीछे से मैंने उस पर डेले नहीं फेंके होते। मैंने सफेद झूठ बोला। सुनकर रमेश थोड़ा सचेत हुआ। कुछ देर मन ही मन सोचता रहा, फिर बोला, सचमुच तुमने पीछे से उस पर डेले फेंके थे। मैंने कहा, कमअक्ल हो क्या। अगर मैं पीछे से उस पर डेले फेंककर उसे हिलगाता नहीं तो वह तुम्हें पकड़ नहीं लेता। इतना बड़ा कद्दू लेकर भला तुम इतनी तेज दौड़ सकते थे। तुम क्या रेस के चैंपियन हो। वह हरामजादा तो घोड़े की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ा था। फिर अगर वह तुम्हें पकड़ लेता तो मेरी भी तो खैरियत नहीं थी। सुनकर उस बेचारे का दिमाग चकरा गया। कुछ देर तक हतबुद्धि सा वहीं बैठा रहा। लंबी लंबी सांसें लेता रहा। फिर जरा आराम कर लेने के बाद अपनी जगह से उठता हुआ बोला, ठीक है तुम भी चलो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं उसकी बात का मतलब ठीक ठीक समझ नहीं पाया, पर फिर भी उठकर उसके साथ साथ चल दिया। सर के घर पहुंचकर मैंने कुड़ी खटखटाई। सर बाहर निकल कर आए। रमेश के हाथ में इतना बड़ा कद्दू देखकर वे हतप्रभ रह गए। अरे तुम दोनों, इतनी गर्मी में। और यह क्या है भाई। सर कद्दू है, मेरे बगीचे में लगा था, सोचा आपके लिए ले चलूं। रमेश ने एक सांस में कह डाला। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगर वह इस कद्दू की उपलब्धि के साथ मेरा भी नाम जोड़ देता तो उस कमीने का क्या बिगड़ जाता। इतना कहकर रमेश बैठक में घुस गया और कद्दू मेज पर रखकर बुरी तरह से हाँफने लगा। सर अभी तक अवाक खड़े थे। अब मुझे वहां खड़े रहना व्यर्थ लग रहा था। लेकिन आगे क्या तमाशा होता है, ये देखने का लोभ भी मैं संवरण नहीं कर पा रहा था। सर बोले, लेकिन इतना बड़ा कद्दू। सर, यह क्या, इससे भी बड़े बड़े कद्दू होते हैं। 2-3 दिन तक इसकी सब्जी खाएगा, सर। इसका रायता भी बनता है, सर, और हलवा भी। वह सर के सामने कद्दू को लेकर अपना ज्ञान बघारने लगा। सर अवाक खड़े उसका कद्दू पुराण सुन रहे थे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े कद्दू को वह रखें या लौटा दें। बड़े असमंजस में थे बेचारे। वे बोले, अरे भाई, इतनी तकलीफ करने की आखिरकार क्या जरूरत थी।
इतनी तेज धूप में यह क्या कांड कर डाला तुम लोगों ने? लू लग जाती तो? इतनी गर्मी में तो घर पर ही बैठना चाहिए। उस दिन एकाएक न जाने क्यों उन्हें हम दोनों के स्वास्थ्य की चिंता हो आई थी। हैरान होते हुए रमेश ने पूछा, कैसा कांड सर? घर की चीज है, पैसे तो देने नहीं पड़े। हम लोगों के यहाँ सब्जियां होते हुए आप भला बाजार से खरीदने जाएंगे? तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या? कहिए। सर बोले, ना ना, मैं वह नहीं कह रहा हूँ। कितनी तेज धूप है, शाम को ही ले आते। खैर, जब ले ही आए हो तो ठीक है। जाओ, भीतर जाकर अपनी आंटी जी को दे आओ। रमेश भीतर चला गया। उसके पीछे पीछे मैं भी गया। कद्दू पर अपना हक जमाने के लिए शायद ऐसा करना जरूरी भी था। नहीं तो वह पट्ठा इस कद्दू का पूरा श्रेय खुद ही ले जाता, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इतना बड़ा कद्दू देखकर आंटी जी भी हैरान रह गईं और उनकी तीनों बेटियां भी।